स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती है। जिस तरह से हमारी जनरली आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन किस तरह से कि कोई भी वेरिएबल्स आते हैं, जैसे कि x + y = 2, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। x + 2 = 0, ये भी एक इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ठीक है ना। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लियर। तो ये है आपकी अलजेब्रिक इक्वेशंस, ठीक है ना। अब हमारी चल रही है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होगा कि आपके थीटा है यहाँ पे अननोन वैल्यू, इससे इसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है x, इसमें दो वेरिएबल है x और y, इसमें एक ही वेरिएबल है x लेकिन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारी किसी भी तरीके से आ सकती है, लेकिन वेरिएबल वहां पे एक ही रहेगा, कौन? थीटा, ठीक है ना। एंगल थीटा है वही हमारा वेरिएबल है। देखो हमने जितने भी अपन पढ़ा है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेरिएबल x के प्लेस पे आता है, ठीक है ना। तो थीटा ही हमारा क्या है, इसमें वेरिएबल है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन की बात होती है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारे को फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप जनरली समझोगे तो जिस तरह से 11th क्लास जिस तरह से आप इक्वेशन का मतलब समझते हो, इक्वेशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है कि x = -2, ये एक सॉल्यूशन हुआ इस इक्वेशन का, ठीक है ना। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया ये x = -2। तो इसी तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, मान लो कि मैंने इस तरह से लिखा cos θ = 1/2 लिखा मैंने, ठीक है। cos θ मैंने क्या लिखा, 1/2 लिखा है मान लो। तो यहां से 1/2 cos θ में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है बताओ, 60 डिग्री की है। तो 60 डिग्री की तो होती है, जैसे कि मान लो यहां पे है ये 0 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहां पे थीटा की जो वैल्यू 1/2 होती है तो जब यहाँ पे 60 डिग्री है और मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके वापस यहाँ आऊंगा, यहाँ हो गया मेरे पास 420 डिग्री। तो इसकी वैल्यू भी 1/2 होगी कि नहीं होगी, होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है जिसमें 300 डिग्री, यहाँ पर भी आपकी थीटा की वैल्यू जो है वो आप 300 पे 1/2 होगी नहीं। 300 पे जब थीटा 300 होगा तब cos 300 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। cos 420 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। तो कौन सा एंगल लिखे मैंने इसका आंसर, इसका आंसर यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखे क्या, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिखे या ये 300 डिग्री लिखे क्या, कौन सा आंसर लिखे यहाँ पे, कौन सा इसका आंसर होगा ये बताओ आप। तो ये मेरे पास डिसाइडेड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां दो तरह के सॉल्यूशन निकलेंगे अपने। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और एक होगा आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दो तरह के सॉल्यूशन हम निकालेंगे यहाँ पे जो है किसी भी थीटा का। और क्या होगा, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो आपके 0 से लेकर के 2π के बीच में ही आता है, ठीक है। 2π जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, 0 से 2π ही आता है, ठीक है। इसके अलावा जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन नेम से पता लगा, जनरल सॉल्यूशन मतलब वो आप ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे कि आप वहां पे थीटा की वैल्यू किसी हर सभी एंगल के लिए जहां पे cos थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, उन सभी एंगल्स के लिए हम एक साथ वैल्यू लिखेंगे, उसकी जनरल वैल्यू लिख देंगे वहां पे, ठीक है। अब देखो कैसे है, ठीक है। अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, तो पहले अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन लेंगे हम, देखो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे
तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करने से पहले आपको इनके जनरल सॉल्यूशन के जो फॉर्मूले हैं ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। आप इनको नोट करोगे इन फॉर्मूलाज को, ठीक है। जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज नोट की थी वहीं आप इनको नोट कर लो एक बार, और एक बार आप यहाँ पे जहां से आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे वहां आप 2 बार नोट करोगे इनको, ठीक है। देखो व्हेन sin x = sin थीटा, जब sin = sin थीटा होगा तो उसका जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, 2 तरह के सॉल्यूशन बताया मैंने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम अलग कुछ करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो x = हम लिखेंगे सीधे सीधा n पाई प्लस माइनस 1n थीटा, ठीक है। ये आपका इसका फिर यहाँ प्लस ही आएगा ओनली, n पाई प्लस माइनस 1n थीटा, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू z का मतलब इंटीजर नंबर है, कोई भी इंटीजर नंबर। तो ये क्या हुआ कि ये सॉल्यूशन सभी के लिए डिफाइन हो गया। अब जहां पर जैसे मान लो कि sin 1/2 की वैल्यू sin 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री पर होती है, ठीक है। यहाँ पर 1/2 होता है sin की वैल्यू। तो जब वापस घूम के हम वापस आएंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे जब 1 रखी मैंने, n की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो इस सेकंड क्वाड्रेंट को डिनोट करेगा, n की वैल्यू जब मैं 0 डिनोट रखूंगा तो ये केवल डायरेक्ट आपके थीटा आ जाएगा, समझ में आया। तो ये एक जनरल सॉल्यूशन है। जनरल का मतलब हुआ कि ये सभी एंगल्स के लिए डिफाइन हो गया, एक साथ लिख दिया मैंने इन सारे। इसमें कई सारे एंगल हैं, इनफाइनाइट एंगल्स आएंगे, तो इनफाइनाइट एंगल्स के लिए मैंने एक साथ लिख दिया ये कि n पाई प्लस माइनस 1n थीटा, ठीक है। इसी तरह से cos थीटा के लिए कि cos x = cos थीटा है, ठीक है। तो x = होगा 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। यहां एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, याद रखना आपको कि जब cos थीटा = cos 0 डिग्री आ जाए, 0 आ जाए, तो वहां पे जनरल सॉल्यूशन होगा x = 2n प्लस 1 इंटू π/2, ठीक है। इसी तरह से सॉरी यहाँ पे केवल 0 आया था, cos x = जब 0 आए तो आपको ये वाली ये आपको डायरेक्ट लिखना है। इसलिए tan x = tan थीटा है, तो जनरल सॉल्यूशन है x = n पाई प्लस थीटा, और tan x = tan 0 है, या आप ओनली 0 भी लिख सकते हैं, ओनली 0 लिख लो। यहाँ पे जब tan x = 0 आता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है x = n पाई, यानी कि ओनली n पाई लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे। थीटा क्या होगा, 0 होगा, और 0 को लिखने की हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिलहाल ये आइडेंटिटीज नोट कर लो, कुछ समझ में आई होगी, किसी को समझ में नहीं आई है तो अभी ऊपर जो प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगी। देखो इसको, अब देखो मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन, आपकी जो एक्सरसाइज है उसका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, sec x = 2, ये आपको गिवन है। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन मुझे दोनों फाइंड करना है, ठीक है। पहले बात आता है अपन की यहाँ पे ये sec में गिवन है, जबकि हमारे पास sec में कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं था, हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ओनली sin, cos और tan में ही है, ठीक है। तो जो cot, sec और cosec, cot में अगर आता है cot, sec और cosec, इनमें से अगर आता है तो हम क्या करेंगे, वो रेसिप्रोकल करके और इनमें कन्वर्ट कर लेंगे। cosec आएगा तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, sin में कन्वर्ट हो जाएगा, sec आया तो हम cos रेसिप्रोकल करेंगे, cos में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो cos x = क्या हुआ, 1/2, ये रेसिप्रोकल किया मैंने, ठीक है। अब यहां cos x की वैल्यू 1/2 आ रही है, हमें पहले ये सोचना है कि ओनली 0 से लेकर के 360, 0 से लेकर के 360 के बीच में कौन से ऐसे एंगल्स हैं जहां पे cos x की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। cos x की वैल्यू यहां पे पॉजिटिव 1/2 गिवन है, कौन सी है, पॉजिटिव 1/2। तो cos x पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो यहां पॉजिटिव होगा, और एक cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है। तो फर्स्ट में तो हमें पता है कि 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, दैट इज π/3 की वैल्यू गिवन होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कौन से एंगल की होती है, π/3 की। इसी तरह से इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट π/3 का मतलब हुआ आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो 360 में से जो हमें क्वाड्रेंट में कैसे निकालना है, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालेंगे हम, 360, इसके लास्ट लिमिट क्या होती है 360, तो 360 में से इसको माइनस कर दो, ठीक है। 180 और 360 से ही चलना हमारे को, 90 270 काम में नहीं लेना है, तो 360 में से इसको माइनस कर लो, यानी कि 300 डिग्री,
एक तो यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों एंगल्स पर कॉस जो है वो पॉजिटिव 1/2 होता है, ये होता है, ठीक है। तो हमें दोनों वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, तो यहाँ लिखोगे आप cos x इक्वल टू cos π/3, हमें रेडियन फॉर्म में लिखना है, तो π/3, और जब 2 पाई में से π/3 माइनस करोगे तो ये बचेगा वो 5 π/3, एलसीएम लिया 6 माइनस 5, ठीक है। समझ में आएगा ये बात समझ में आई। कैसे निकालोगे? डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट सोचना है, बहुत ज्यादा दिमाग पे वजन नहीं देना है आपको। जैसे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ गया, अब मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट का चाहिए, तो 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, 360 में से माइनस कर दो। देखो भाई आपको सेकंड क्वाड्रेंट कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, कैसे जाओगे? 180 में से माइनस कर लो, या आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। थीटा क्या है आपका? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल क्या है मेरे पास? π/3 आया। तो अगर सेकंड में जाना है तो 180 माइनस कर लो, थर्ड में जाना है तो 180 प्लस कर लो, आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल आ जाएगा सेम प्लेस पे, ठीक है। और फोर्थ में जाना है तो आप 360 माइनस कर लो। समझ में आया? ज्यादा वजन डालने की आपको जरूरत नहीं है, वजन आपको देखो सीधे सा है कि मुझे पहले आपका मैंने कहा कि टेबल जो है हमारी वो 0 से लेकर 90 तक ही काम में लेनी है अपन को, इससे आगे का टेबल अपन को काम में नहीं लेना, इसके आगे तो ट्रिक सीखनी है अपन को, ठीक है ना, कि हम फास्टली कैलकुलेशन कर सकें। तो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया π/3, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए ये एंगल, यही एंगल मुझे कहाँ पे चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा उसका एंगल? 360 में से इसको माइनस कर लो, यानी कि 300 डिग्री। 300 डिग्री को आप इसमें कन्वर्ट करो रेडियन में, तो ये 5 π/3 आ गया, ठीक है ना। इसको 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, इसको पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, और इसको पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो। इस तरह आप कन्वर्ट कर लो, तो ओवरऑल देखो अपने पास ये आया। ये पार्ट आप नोट कर लेना, जो मैंने यहाँ पे लिखा था अभी उसको नोट कर लेना, ठीक है ना। तो आप देखो यहां से cos x इक्वल टू cos π/3, और ये दोनों वैल्यू लिखोगे आप cos 5 π/3, ठीक है। बस हमारा काम हो गया, हमने ये दो एंगल निकाल लिए, हमारा काम हो गया, 90% काम हो गया। अब केवल फॉर्मूला लगाना है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखोगे आप यहाँ पे PS, प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या क्या आया हमारे पास? एक तो π/3 आया, अब cos को हटा दो, ठीक है ना। x इक्वल टू π/3 और 5 π/3, ये तो आया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है हमारे को 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में से ही लिखना है, ठीक है ना। कहां से कहां तक लिखना है? 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में से ही लिखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जबकि जनरल सॉल्यूशन सारे एंगल लिखने हैं अपन को। सारे एंगल कैसे लिखेंगे हम? जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू cos है तो 2n पाई प्लस माइनस, ओनली इसमें से जो सबसे पहले आ रहा है, सबसे छोटा वाला जो पार्ट है ना, वही लिखेंगे अभी आप π/3, ठीक है। क्योंकि जो n है साथ में आपको ये लिखना है n बिलोंग्स टू z, ये सभी के साथ में लिखना है आपको। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वहां n को डिफाइन करना जरूरी है। n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर नंबर, ठीक है ना। z क्या आपका? इंटीजर नंबर। कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे, क्या काम करना है आपको। यहाँ पे जैसे ये नंबर आता है उसका आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और उसका नेक्स्ट जो भी क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। कॉस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, साइन है तो हमें सेकंड में जाना पड़ेगा, टेन है तो थर्ड में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो वहां पे आप चले जाओगे। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो ये दोनों एंगल आपके आंसर में आ जाएंगे। जनरल सॉल्यूशन में ओनली इस वाले एंगल को लेते हुए आपको फॉर्मूला लगाना और ये लिखना है, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बता दूं मैं। अब देखो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका है cot x इक्वल टू -√3, ठीक है। तो यहां से आपको उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकालना है। तो cot x से पहले तो cot को मैं किस में कन्वर्ट करना होगा? tan में, वो तो हम कर लेते हैं। तो tan x इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अब यहां पे माइनस लगा हुआ है, माइनस में ये, तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे 10
नेगेटिव होता है। कौन कौन से क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है? सेकंड में और फोर्थ में। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू लेनी है वो आपको सेकंड और फोर्थ वाली लेनी है, ठीक है। तो यहां से 10x इक्वल टू, पहले चाहो तो आप एक बार इस तरह से लिख लो, माइनस लगा के 1/√3 कौन से एंगल की वैल्यू होती है इसमें 10 में, वो होती है आपकी tan 30 की π/6 की, ठीक है। मैंने माइनस को अपनी जगह पे रखा, माइनस को हटा दिया, माइनस को अपनी जगह पे रखा है मैंने, और 1/√3 के प्लेस में लिखा मैंने 10 π/6। कोई प्रॉब्लम है? अब हमें माइनस में नहीं चाहिए, ठीक है, हमें तो चाहिए जो जहां ये प्लस में हो, एक ये फंक्शन आपका पॉजिटिव रहना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए इसको हमें नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। कहां कहां पे नेगेटिव होता है ये? सेकंड में और फोर्थ में। तो हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है इसको। यहां से 10x इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा 10, सेकंड में जाना है। सेकंड में जाने के लिए मैंने बताया अभी अभी जस्ट 5 माइनस π/6, और थर्ड में जाने के लिए 5 प्लस π/6। क्लियर? तो सेकंड में तो ये हो गया आपका 5 π/6 और 10, इसको ऐड करोगे तो 7 π/6। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? ठीक है। तो अब यहां से जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बस इतना ही हमारे को करना है, उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन PS। क्या हो जाएगा ऐसे? x इक्वल टू ये 5 π/6 और 7 π/6। क्लियर? इसी तरह से आपका जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू 10 है, 10 वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे n पाई प्लस थीटा। अब थीटा यहाँ पे कौन सा आएगा? जो इन दोनों में से जो पहले आ रहा है, दैट इज 5 π/6 पहले आ रहा है। 5 π/6 हम लिखेंगे यहाँ पे 5 π/6, और साथ में वो भी लिखना है आपको x बिलोंग्स टू z। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे अभी तक मैंने जनरल इक्वेशन जो बिल्कुल इजी इक्वेशन है उनको सोल्व करके मैंने दिखाया है, जो डायरेक्ट आपकी इक्वेशन है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है। इसके बाद जो आपकी इक्वेशन है यहाँ से फिफ्थ क्वेश्चन है, वो थोड़ी सी उनमें आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम इस वाले पार्ट को कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आपका होमवर्क में ये जो 2 क्वेश्चन मैंने स्किप किए वो तो है ही, इसके अलावा आप एक क्वेश्चन और करोगे 10x। तो आपका जो है यहाँ तक आपको करना है, ठीक है ना। जो मैंने होमवर्क में आपका है फर्स्ट क्वेश्चन, और जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं आपके फर्स्ट और फोर्थ, वो दोनों तो आपको करने ही है। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं एक्स्ट्रा में, tan x = -1, sin x = -1। इन दोनों को आपको 4 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में, और जो भी एग्जांपल्स में जो क्वेश्चन है उनको भी आप कर लेना, ठीक है। कल हमारा जो है ये चैप्टर लास्ट एंड हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आज आपको सेंड किए थे, उनके भी सॉल्यूशन आप मुझे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे वापस से पूछें, और आप चाहे तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कुछ क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं आप मुझे कॉल कर लें, उसके लिए आपको रास्ता बता दूंगा किस तरह से आप मेरे पास आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जो देवली वाले बच्चे हैं वो तो कम से कम आ ही सकते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, उनको मैं तरीका बता दूंगा कि कहाँ पे आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कॉल कर लें पूछने के लिए। ओके, थैंक यू।